नमस्कार, मैं संयुक्ता बैनर्जी आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ प्रादेशिक समाचार एकांश के नए कार्यक्रम सुर्खियों में। आज से प्रादेशिक समाचार एकांश का कार्यक्रम सुर्खियों में शुरू किया जा रहा है। समसामयिक विषयों पर आधारित इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे विषय विशेषज्ञों के साक्षात्कार और विषय प्रवर्तन करने वाली नई जानकारियां। सुर्खियों में कार्यक्रम की पहली कड़ी में हम चर्चा कर रहे हैं राज्य कोविड नियंत्रण अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला से। डॉक्टर शुक्ला के सुदीर्घ अनुभव से श्रोताओं को न केवल कोरोना महामारी से बचाव के तरीकों की जानकारी मिलेगी, बल्कि उन्हें ये भी पता चलेगा कि महामारी पर नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश में किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रस्तुत है सुर्खियों में कार्यक्रम की पहली कड़ी में राज्य कोविड नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला से बातचीत के संपादित अंश। बातचीत कर रहे हैं समाचार संपादक परितोष दीक्षित। पहले सुनिए ये संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। पूरा देश इन दिनों कोविड महामारी से जूझ रहा है। पूरा देश इससे निपटने की अपनी तरह से उपाय भी कर रहा है। इस पर नियंत्रण में हम काफी सफल भी हो रहे हैं। यही कारण है कि प्रदेश में अब संक्रमित लोगों से अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं। इस विषय में और क्या किया जाना चाहिए, साथ ही सरकार के स्तर पर किस तरह की पहल की जा रही है, जैसे तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संतोष शुक्ला जी। 2 बूंद जिंदगी के जैसे लोकप्रिय नारों के रचयिता डॉक्टर शुक्ला राज्य में कोविड नियंत्रण अभियान के नोडल अधिकारी रहे। डॉक्टर शुक्ला, प्रादेशिक समाचार एकांश की इस चर्चा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम में सरकार द्वारा किए गए अभी तक के प्रयासों को इस महामारी को रोकने में कितनी सफलता मिली है? देखिए, अगर हम प्रारंभ की बात करें, जब मार्च अप्रैल में पहली बार देश में कोरोना वायरस ने अपना पांव पसारे थे, तो हमें जो भारत शासन की गाइडलाइन प्राप्त हुई थी उसके अनुसार पहली बात ये हुई थी कि हम लोगों को, खासतौर से हाई रिस्क ग्रुप को बीमारी से बचाने के लिए मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें और डिस्टेंस मेंटेन करने की बात करें। मगर धीरे धीरे जब केसेस बढ़ने लगे तो ये हुआ कि अब इसको न केवल हाई रिस्क ग्रुप बल्कि हमें आम जन को भी ये संदेश देना पड़ेगा। लगभग 10 अप्रैल के आसपास हम लोगों ने ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पूरे समाज में फैलाया कि देखिए, मास्क बहुत है जरूरी, 2 गज की दूरी भी है जरूरी, और अगर मास्क का उपयोग नहीं करते हैं तो एक्ट के तहत कार्यवाही भी होगी। तो ये हमने मध्य प्रदेश में सबसे पहले ये चीज एक्ट के रूप में लागू करी। दूसरा, हमने ये भी देखा कि हमारे जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे या बाहर से जो हमारे आगंतुक यात्रीगण थे, उन सब की हमने स्क्रीनिंग, बॉर्डर्स पे स्क्रीनिंग, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो या एयरपोर्ट, सब जगह स्क्रीनिंग सेंटर्स खोल दिए गए थे। उनका तापमान, उनका पल्स ऑक्सीमीटर चेकिंग चालू कर दिया। जब आपने देखा कि एकदम से हमारे माइग्रेंट्स, मजदूर संवर्ग बहुत तेजी से आए थे, तो हर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे हमने स्क्रीनिंग सेंटर बनाए थे और क्वारंटाइन, उनको दूर 7 से 14 दिन अंडर कवर रखने के लिए हमने क्वारंटाइन भी किया था। तो कुल मिला के हमारी जो व्यवस्थाएं थी, जो अपेक्षाएं भारत शासन की रही, उसके अनुरूप ही था हमारा। डॉक्टर शुक्ला, जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे कि आपने जन सामान्य तक संदेश को किस तरह से पहुंचाया, ये देखने में आता है कि मध्य प्रदेश में विभिन्न बोलियां खास प्रभाव रखती हैं। ग्रामीण अंचलों में काफी विविधता भरा क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र भी है, तो भाषा बोली की समस्याओं को लांघते हुए कोविड महामारी के बारे में आम जन को समझाना एक कठिन बात तो है। ये चुनौती को आपने किस प्रकार से तय किया और किस प्रकार से आपने अपने अभियान को संचालित किया ताकि लोग इस वायरस और इस बीमारी के बारे में अच्छी तरह से समझ सकें? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। हमारे पास एक आधार था पल्स पोलियो अभियान की सफलता का। पोलियो उन्मूलन हमने जिस टीम के सहारे किया था वो बहुत जागरूक है। हम लोगों ने व्हाट्सएप का ग्रुप निर्माण किया है पूरे प्रदेश में, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, आशा हो, एएनएम हो,
फ्रंटलाइन हमारे सभी वर्कर्स का, सुपरवाइजर्स का व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप में हमने प्रतिदिन जो उनको आवश्यक न केवल संदेश जनजागृति के दिए बल्कि उनको प्रशिक्षण भी किया। उनको प्रशिक्षण इस हिसाब से किया कि आपको घर घर जाके सर्वे तो करना ही है, टेम्परेचर भी लेना है, ऑक्सीजन भी लेना है और चिन्हित करना है शंकास्पद केसेस का, उनको आइसोलेट करना है, उनको रेफर करना है। तो ये बहुत तेजी से प्रक्रिया चालू हुई। और जहां तक आप भाषाओं की चैलेंज का बात कर रहे हैं तो हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में खासतौर से हम लोगों ने जो चयन किया है कार्यकर्ताओं को, जैसे हम आपको बताएं हमारे 21 आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, 89 ब्लॉक्स हैं, उसमें जो हमारे कार्यकर्ताओं का चयन होता है वो उसी क्षेत्र के ही ज्यादातर रहते हैं। इसी प्रकार हमारी जो आशा बहनें हैं उनका जब चयन होता है तो उसी क्षेत्र की ही आशा, हम दूसरे क्षेत्र से नहीं लाते हैं। तो वो जो एक चैलेंज है, भाषा का जो समस्या होती है, बहुत बड़ी चुनौती होती है कि हम अपनी बात उन लोगों तक कैसे पहुंचाएं। तो ये हम संभव कर सके हैं क्योंकि हमारी जो चयन प्रक्रिया है वो बहुत ही माकूल रही है। जी जी। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने उन आदिवासी क्षेत्रों के या विभिन्न भाषा भाषी लोगों के प्रशिक्षित लोगों को जोड़ने के बाद सोशल मीडिया का भी सहारा लिया, नई टेक्नोलॉजी का जो है आपने उपयोग किया। तो क्या आप समझते हैं कि इस प्रकार के महामारी में तकनीकी सहयोग तो आवश्यक है, लेकिन क्या ग्रामीण जनता भी इसको भलीभांति समझ पाती है? आप क्या अपने अनुभव से पाते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि शुरू में जब बीमारी के बारे में कहीं कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, सभी भय और भ्रांति से शिकार थे, उस वक्त हम लोगों ने ये प्रयास किया कि सही जानकारी सही लोगों तक, सही व्यक्ति और महिलाओं के माध्यम से पहुंचे। तो उसके लिए हमने ये प्रयास किया कि हमारी वो कौन सी विधा है जिसके तहत हमारी बात हर आदमी के न केवल कान तक पहुंचे मगर वो उसको खुद भी अमली जामा दे। तो एक वर्ड, क्योंकि मैं अक्सर नवाचार करता रहा हूं, तो एक एसएमएस बहुत कॉमन चीज होती है, हम लोग एसएमएस कई सालों से कर रहे हैं। मुझे ये नहीं मालूम था कि एसएमएस का एक छोटा सा उपयोग हमारे इस कार्यक्रम को जागृति के लिए हमने कितना प्रभावी होगा। तो एस फॉर सैनिटाइजेशन, जो 20 सेकंड हाथ धोने की प्रक्रिया को सैनिटाइजेशन बोला जाता है, साबुन से हम लोग धो लेते हैं, या अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर चले थे उसका उपयोग कर लें। दूसरा था एम फॉर मास्क। मास्क लगाने के बारे में जरूर हम लोगों ने फोटो के माध्यम से बताया कि मास्क हमें गले में नहीं लटकाना है, ठुड्डी पे नहीं लटकाना, सिर्फ मुंह तक नहीं है, नाक को ढकना है। नाक को क्यों ढकना है? क्योंकि वायरस नाक के द्वार से फेफड़े तक जाता है और वहां घर कर लेता है। तो नाक का जब हम नाक के ही क्षेत्र में रोकथाम कर देंगे वायरस के प्रवेश को, तो 99% बीमारी तभी खत्म हो जाती है पैदा होने से, यदि दोनों हम और आप मास्क पहने हैं, आमने सामने जो भी व्यक्ति है। तो मास्क का उपयोग किया और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग। पहले शुरू में जो संदेश आया था वो 3 फुट का था, तो हम लोगों ने 3 फुट का लिया। जब थोड़ा सा परिवर्तन हुआ कि 6 फुट, यानी 6 फुट को हम कैसे नापेंगे? जब हम खड़े हो जाएं, दाहिना और बाएं हाथ फैला लें, यही दूरी 6 फुट की है। तो बहुत आसानी से हमने अपने चिन्हों के माध्यम से, और एक चीज और हमने आपको बताना चाहेंगे कि हमने एक एनिमेटेड फिल्म बनाई। एनिमेटेड फिल्म 4 मिनट की थी, मगर इतनी प्रभावशाली हुई कि हमारा पूरा कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, अगर छींक रहे हैं तो कोहनी में रख के छींकें, ये सामान्य बातें बहुत अच्छे से उनको प्रशिक्षण में हमने बता दिया और वो प्रयोग करके समाज के हर व्यक्ति को बताना उन्होंने चालू कर दिया। इसका एक प्रभाव ये हुआ, मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि एक मतलब बच्चे तक हमारा संदेश उनके मन और मस्तिष्क में कैसे उतरा। मैं जिस फ्लैट में रहता हूं, 6-7 स्टोरी बिल्डिंग है, वहां सामने जब मैं लिफ्ट में खड़ा हुआ था तो एक छोटी सी बच्ची 2 साल की मास्क पहने थी। तो मैंने उसकी माँ से पूछा कि ये बताओ, ऐसे झुंझलाती नहीं है, मास्क पूरे समय लगाए रहती है? कहने हाँ लगाए रहती है डॉक्टर साहब। मैं आपको ये बताऊं कि मैं जब घर से निकलती हूँ तो ये बच्ची कहती है कि मम्मी मास्क पहनो, वो याद दिलाती, मम्मी याद करा रही है। दूसरा मैं प्रकरण आपको सुनाने जा रहा हूँ कि मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसके ग्रैंड सन के बर्थडे पार्टी में हर साल में जाता था। इस बार भी उन्होंने बुलाया। जब मैं पहुंचा तो उनके जो बच्चा ग्रैंड सन था उसके दोस्त यार बिल्कुल नहीं थे। तो मैंने उससे पूछा कि गौरीश, तुम्हारे यहाँ बच्चे आज बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं आए? तो वो कहता है कि कोरोना से डर रहे हैं।
तो हमने कहा तुम नहीं डरते हो? कहने नहीं डरता हूं मैं। क्यों नहीं डरते हो? मैं मास्क पहनता हूं और SMS फॉलो करता हूं। अच्छा, तो जरा देखिए आप संदेश कितने अंदर तक पहुंचा हैगा। ये जरूर है कि 3 चीजें होती हैं KAP। एक होता नॉलेज तो पहुंच गई। दूसरा होता एटीट्यूड, क्या हम उसको सकारात्मक रूप से ले रहे हैं या नकारात्मक रूप से उस संदेश को ले रहे हैं। और तीसरा होता प्रैक्टिस, क्या हम वाकई में अपने जीवन में उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो नॉलेज तो सब जगह पहुंच गई। अब चुनौती ये है कि हमारे जो भी जानकार लोग हैं, हमारी माँ बाप, हमारे शिक्षक, हमारे दुकानदार, सब लोग एक दूसरे से बातचीत करें। अगर कोई नहीं है तो रोकें और टोकें उसको। तो रोके टोके अभियान भी हम लोग ने इसीलिए चलाया प्रदेश में। रोको टोको अभियान। जी। अगर किसी के ध्यान से उतर गई हो बात तो उसको टोक दिया जाए ताकि उसके स्मरण में फिर से आ जाए। और फिर याददाश्त बनाए रहने के लिए हमने ये भी संदेश लोगों को दिया कि आप जब घर से निकलते हैं तो अपने को कांच के अंदर अपनी छाया को देखें, आपकी इमेज को। कि क्या मैंने मास्क पहन रखा है, क्या हैंड वॉश के लिए सैनिटाइजर हमने ले लिया है, उसके बाद ही घर से निकलें। घर से घर तक आपको मास्क का उपयोग करना है, ये बार बार समझाया गया। क्योंकि रास्ते में आप कौन सा व्यक्ति संक्रमित है हम चेहरा देख के नहीं भाप सकते हैं। सर्दी और खांसी के माध्यम से उड़े हुए थूक के कण वो जब उसके श्वास प्रवेश में आपके श्वास द्वार से पहुंच जाएंगे तो आप जब घर पहुंचेंगे हो सकता है आपको सर्दी जुकाम खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, बाद में आपका टेस्ट हो तो आप पता चला पॉजिटिव हो गए। तो इसलिए आप ये चीज समझ लीजिए कि कहीं भी कभी भी किसी को भी हो सकता है कोरोना। तो हमें तैयारी ये करना हर पल आपको कोरोना से लड़ने के लिए। ये एक प्रकार की जंग है। वो आतंकी वायरस है, वो कहाँ घूम रहा है हमें नहीं मालूम, मगर हम तो मालूम है कि यहाँ पे एक आतंकी आया हुआ है और उसको घेर के मारना है। घेर के मारने के लिए एक ही तरीका है कि हम मास्क का उपयोग सभी लोग करें तो वो खुद ही स्वयं में मर जाएगा। जब उसको प्रवेश द्वार ही नहीं मिलेगा। डॉक्टर संतोष शुक्ला जी, अभी आपने जिक्र किया कि किसी संदेश को, खासतौर पे कोरोना महामारी के संदर्भ में बात कर रहे हैं अपन, लोग सकारात्मक नजरिए से भी लेते हैं और कुछ ज्यादा संख्या भी हो सकती है नकारात्मक ढंग से भी उस संदेश को लेते हैं। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के कुछ विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को विभिन्न प्रकार के जो स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश हैं, संदेश उनको देने के लिए गांव-गांव जाते हैं। तो देखने में ये आता है, मैं उनसे जुड़ा रहा, कि ग्रामीण क्षेत्र में एक धारणा वो अपनी पूर्व से निर्मित कर लेते हैं, जैसे आप पूर्वाग्रह कह सकते हैं, और उससे फिर उनको टस से मस करना बहुत कठिन काम हो जाता है। तो ये जो पूर्व में बनाई गई धारणाएं हैं, उनके आग्रह हैं, उनको तोड़ने में आपने किस प्रकार से सफलता प्राप्त की? देखिए, हमारे पास क्योंकि पोलियो उन्मूलन के साथ टिटनेस बीमारी को भी हमने खात्मा किया है, तो हमारे पास अनुभव था, हमारे पास ज्ञान था कि हम अपनी बात लोगों के बीच में कैसे पैठ करा पाएं। तो इसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है आयोडीन डिसऑर्डर। आयोडीन डिसऑर्डर का एक प्रोग्राम हुआ था 1996 में और उसका मैं स्टेट नोडल ऑफिसर भी था और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से WHO से वेरिफिकेशन करने आए थे लोग बाग। तो हम जब दूरस्थ क्षेत्र में एक गांव में पहुंचते थे, हमारी गरीब महिला और उसके छत विहीन घर में रह रही थी, खिड़की पे नमक रखा हुआ था, नमक की पुड़िया, टाटा नमक की पुड़िया रखी हुई थी। तो उसने, जो हमारा WHO इंटरनेशनल फिगर था, उसने मुझसे पूछा कि इनसे बात करके ये बताइए कि ये कौन सा नमक खाती थी। मैंने कहा बताइए, तो उन्होंने कहा मैं डिगले का नमक खाती थी, मगर बाद में अब पुड़िया का खाने लगे। तो हमने कहा क्या ऐसी मजबूरी थी कि आप पुड़िया का नमक खाने लगे बजाय डिगले के? तो उसका ये कथन था कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के कोई लोग आए थे, हमारे स्कूल में आए बच्चे के, और बच्चे का दिमाग खराब करके चले गए। अच्छा। अगर तुम नमक खाओगे आयोडीन युक्त तो ज्यादा नंबर पाओगे, ज्यादा लंबे होगे, बीमार नहीं होगे। तो वो बार बार मेरे से पीछे पड़ता था, स्कूल से आके रोना चालू करता था और उसने मजबूर किया कि हम पुड़िया का नमक खाएं। अच्छा। तो यह चीज का प्रयोग हमने किया। हमने अपने स्कूली बच्चों को जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से IT के ये संदेश पहुंचाया, आंगनवाड़ियों को, आशा को, कि आप बार बार ये समझाएं कि जिस बीमारी की वैक्सीन नहीं है, जिस बीमारी का इलाज नहीं है, बचाव की गारंटी है, तो क्यों ना आप उपयोग करें।
डॉक्टर साहब, मिशन इंद्रधनुष का जिक्र किया आपने, 2 बूंद जिंदगी की जैसे लोकप्रिय और जिसकी पैठ सर्वाधिक रही ऐसे नारों की या कहें कि थीम वाक्यों की आपने रचना की। ये विचार आपको कैसे सूझता है कि ये जो पंच लाइन है ये गांव-गांव तक लोगों के हृदय में संदेश को पूरी तरह से पहुंचा देगी? ये किस प्रकार से आप सोच पाते हैं? देखिए, कुछ तो गॉड गिफ्ट मैं बोलूंगा। मेरा बचपन से ही ये रहा है कि नवाचार प्रयोग करता रहा हूं मैं लाइफ में। और बल्कि मैं कॉलेज लाइफ में था तो आइडिया यहाँ उधार मिलते हैं, ये मेरे स्ट्रिप लिखा रहता था। तो कुछ तो गॉड गिफ्ट हैगा। और दूसरा, समसामयिक निर्णय लेने पड़ते हैं कुछ चीजों के। अब जैसे मैं इसी की बात करूं, एसएमएस इतना पॉपुलर शब्द हैगा कि हर स्कूली बच्चा भी ये समझता है कि हमें एसएमएस करना है। तो वो एक जो प्रचलित शब्द है उसका उपयोग करते हुए अगर हम संदेश का निर्माण करें तो वो बहुत ज्यादा असरकारी होता है, उपयोगी होता है, लाभकारी होता है, ये मालूम है। और मैसेज का एक सिद्धांत है, मैसेज शुड बी लाउड एंड क्लियर। बहुत नपे तोले शब्दों में बहुत ज्यादा दूर तक असर करे। तो जब 2 बूंद जिंदगी की मैं बात करूं, अगर 2 बूंद जिंदगी के बारे में, जब मैं एक्चुअली एक पोएट भी हूं और राष्ट्रीय स्तर पे पोलियो पे काफी कविताएं लिखी, और अक्सर जब बड़ी बड़ी मीटिंग होती थी तो हमसे अपेक्षा की जाती थी कि मैं कुछ कविता नया निर्माण करूं। तो उसमें सबसे ज्यादा हमने नारे लेखन पूरे देश में यूज हुए। उसके बाद एक बात 2002-03 की है कि उन्होंने ये हमें चुनौती दी कि डॉक्टर साहब, आपका बहुत अच्छा कमांड है लैंग्वेज पे, क्यों ना ऐसा शब्द लाएं जो बहुत ज्यादा हिटिंग हो और बिफिटिंग हो। तो एकदम से हुआ, 2 बूंद तो हम पिला रहे थे, मगर क्यों पिला रहे हैं? जिंदगी को संवारने, संवर्धन करने के लिए। तो अगर 2 बूंद को जिंदगी से जोड़ दिया जाए तो एकदम से हाईलाइट होगा, वर्ड क्लिक होगा एकदम। तो 2 बूंद जिंदगी की एक शब्द जो निकला, तो हमारे जो यूनिसेफ, WHO के उच्च अधिकारी थे, उन्होंने जैसे ही सुना, और अंग्रेज लोग थे वो लोग, उसको कन्वर्ट कराया कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैंने 2 ड्रॉप्स ऑफ लाइफ। तो एकदम से वो जंप कर गए, जैसे आर्किमिडीज के सिद्धांत में था यूरेका। और इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने खबर किया कि वी कुड फाइंड दैट वर्ड विच वी आर लुकिंग फॉर। जी। बात संदेशों की चल रही है। संदेशों के जरिए कोरोना महामारी के बारे में लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बिल्कुल सटीक। आप स्वयं नोडल अधिकारी रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की इस सलाह पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने बहुत ही समय पे बहुत अच्छे निर्णय लिए, जब अप्रैल से लेके और अभी तक। देखिए, जब हम लोग ने शुरुआत किया था तो हमें अपनी स्वास्थ्य की जो समस्याएं थी, हमें बेड्स चाहिए थे, हमें ऑक्सीजन चाहिए थी, हमें इंक्यूबेटर चाहिए, वो हमें वेंटिलेटर चाहिए थे। तो बहुत तेजी से इसका हम लोग ने फैलाव किया। फिर उसके बाद हमें इलाज के लिए ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशन की क्या होगी, ये सब करने के बाद अब जरूरत थी कि हम अब लोगों को एहसास करा दें कि देखिए, आप लोग के सहारे के बिना हम कोई भी स्वास्थ्य कार्यक्रम में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। और आज जो सबसे बड़ी चुनौती है इस देश और विदेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो है कोरोना। कोरोना इतना आतंकी वायरस है और इतने तेजी से फैलने वाला है और हमें ये देखना होगा कि ये जो छुपा हुआ वायरस है वो कहाँ है। तो छुपा हुआ वायरस होता है भीड़ भरे स्थानों में, गंदगी जहाँ ज्यादा है की संभावना, बीमारी के केसेस जहाँ ज्यादा है। तो हमें जब मालूम चल गया कि ये हमारे वो पॉकेट्स हैं, तो उधर पहली बात तो हम जाए नहीं। कोशिश ये करें कि बाजार का और दूसरी जो सामग्री हम प्रतिदिन की ले रहे हैं वो डोर सप्लाई स्टार्ट कर दें। एक ही बार जाए महीने में वो पूरा सामग्री ले लें। तो अब ढिलाई अभी भी हो रही है। हमें सब कुछ मालूम है कि अब अभी पिकनिक मनाने का समय नहीं है, अभी होटल में जाके जश्न करने का समय नहीं है, हमें जिम में जाके बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने का अभी नहीं है वक्त, क्योंकि हम ज्यादातर लोग पीड़ित हो चुके हैं और उस जो वायरस का असर आपके शरीर के डिफरेंट अवयवों ऑर्गन्स पे क्या असर कर रहा है हमें नहीं मालूम, उसे भी देखा तो जाना इस प्रकार से आप कोई भी स्तर पे ढिलाई नहीं होना चाहिए। आपने ढिलाई के बारे में कहा कि अभी भी लोग को इस बारे में सोचना चाहिए कि हम सतर्क रहें, सावधान रहें।
और प्रदेश में जैसा कि आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। ऐसे में महामारी पर नियंत्रण, कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए और भी कुछ उपाय किए जाने चाहिए क्या? क्योंकि चुनाव भी एक महत्वपूर्ण काम है और बीमारी से लड़ना भी जरूरी है। इन दोनों के बीच में तालमेल बनाते हुए किस प्रकार से सफर तय किया जाए? हर समस्या का समाधान है जी। और वो समाधान हर स्तर पर सोचा जाता है और क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। जहां तक इलेक्शन की बात है, उसके लिए ये निर्णय लिया गया कि हम लोग जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसमें एहतियात पूरे बरतेंगे। एहतियात यानी आपका 6 फुट की दूरी पे हमारे जो वोटर्स रहेंगे, 1 घंटे में आपको फिक्स कर दिया नंबर कि 10-15 से ज्यादा नहीं वोटिंग होगी। जब हम वोटर्स को लाएंगे बूथ पे तो हम पहले ही से इत्तला कर देंगे उनको कि इस मोहल्ले के पहले आएंगे, इस मोहल्ले के बाद में आएंगे। डिफरेंट टाइमिंग्स देते हुए, अगर आपका 8 से 5 बजे तक का बूथ का टाइम है तो हम डिफरेंट टाइमिंग्स पे, जिसलिए भीड़ एक साथ न रहे, इसके लिए पूरे हमारे जो चुनाव की जो प्रक्रिया संचालित करते हैं अधिकारीगण और हमारे जो राजनीतिक हमारे सदस्य हैं, उन सबके बीच में बैठक और सामंजस्य बैठक भी हुई है। सबने वादा भी किया है कि हम नियमों का पालन करते हुए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जी जी डॉक्टर साहब, कोरोना संक्रमित होने के बाद जो ठीक हो चुके हैं, ऐसे मतदाता वोट डालना चाहते हैं और जाते हैं, तो उनके लिए भी कुछ विशेष एहतियात बरतना जरूरी है क्या? नहीं, देखिए, इसके लिए भी एक लास्ट आखिरी जो 1 घंटा है, उन मरीजों को, शंकास्पद मरीजों के लिए रखा हैगा, जो उनको विशेष रूप से आखिरी वक्त में लाके और वोट डलवाया जाए। जी, अच्छा जी। और सुरक्षा के अन्य उपाय तो रहेंगे ही। जी, SMS तो आपको जरूरी ही है। जी जी। डॉक्टर संतोष शुक्ला जी, हमारे देश में विश्व में अन्य देशों की तुलना में कोरोना से रिकवरी की जो दर है वो तुलनात्मक रूप से काफी बेहतर है। वो दर बेहतर क्यों रही, इसके लिए क्या कदम उठाए गए? देखिए, हमारा भारत देश अनेकता में एकता वाला देश रहा है। विभिन्न धर्म जाति होने के बाद भी हमारी जो संस्कृति रही है उसने हमें बहुत सहयोग किया है। संस्कृति रही है, हम प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ नहीं किया। हम प्रकृति के रूप में ही अपने, चाहे वो तुलसी का पत्र हो या काली मिर्च हो, ये संसाधनों का हम उपयोग करते रहे जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती रही है। दूसरा, एक हमारा रिकवरी रेट ज्यादा इसलिए भी हुई कि अभी विश्व में सबसे ज्यादा आबादी अगर युवा की है वो ये हमारे भारत की है। सब 65% आबादी। तो जो यंग आबादी होती है उससे इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम, प्रतिरोध शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो हमारा अफेक्शन भी कम रहेगा, रिकवरी भी फास्ट रहेगी और डेथ रेट भी कम होगी। तो एक कारण ये भी है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो हमारे स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सकों ने बहुत बड़ा काम किया, मेहनत किया, दिन और रात एक कर दिया। जैसे कारगिल की लड़ाई होती है, ऐसी कोरोना की लड़ाई बिल्कुल बराबरी से, उसमें कोई भी कमी नहीं है। दोनों ही लड़ाइयों पे एक ही चीज थी, देश सेवा, और पूरे भरपूर देश सेवा से काम किया हमारे कर्मियों ने। मतलब ये उपमा ये उनके लिए बिल्कुल उचित है कि उन्हें कोरोना योद्धा कहा गया। बिल्कुल योद्धा। डॉक्टर साहब, ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पे मैं ग्रामीण जनता के लिए जानना चाहता हूं कि हाथ धोने की जो बात आप अभी कर रहे थे, तुलसी के पत्र की कुछ परंपरागत सामग्री के इस्तेमाल की बात आपने किया, तो हाथ धोने के लिए साबुन नंबर 2 पे आता है। ज्यादातर लोग मिट्टी और इससे हाथ धो लेते हैं। तो क्या, एक तो मैं इसमें 2 क्वेश्चन है कि एक तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मिट्टी से हाथ धोना सफिशिएंट है, ठीक है, या साबुन ही जरूरी है? आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अगर मुझसे पूछ रहे हैं आप, तो काली मिट्टी जो है वो प्रोडक्शन करती है, मतलब अपनी फसल को पैदा करती है। मिट्टी में हमारे कई कीटाणु भी हो सकते हैं सम्मिलित। आज जब इतना बड़ा हम महायुद्ध लड़ने जा रहे हैं तो हमें कोई भी चूक नहीं करना चाहिए कि वो जो मिट्टी है हम उस पर भरोसा भी नहीं कर सकते हैं कि उसमें कहीं कीटाणु तो नहीं पनप रहे थे जिनको हमने हाथ में मल लिया। तो साबुन का जो फैन निकलता हैगा वो कोरोना को, वायरस को मारने में सक्षम होता हैगा।
अच्छा, फैन अच्छा। उसका। जी, जी। तो अब 20 सेकंड तक 6 प्रकार के जो स्टेप हैं जी। हाथ को मलने के, अच्छा, ये हम लोग ने स्कूली बच्चों तक को सिखा दिया है। जी, जी। तो बेहतर रहेगा कि अभी हम कोई दूसरे प्रयोगों का इस्तेमाल ना करते हुए जी। जो हिदायतें दी जा रही हैं उसका ही आप अपनाएं। अपने मन या किसी की देखा देखी उपायों को इस्तेमाल ना करें। इसी प्रकार से बातचीत सैनिटाइजर के लिए भी सुनने में आती है कि कुछ लोग सैनिटाइजर किस तरह से काम करता है, क्या ये नुकसान करता है कि ये फायदा करता है, क्या हम किसी अन्य सामग्री का इस्तेमाल करके अपने आप को सैनिटाइज नहीं कर सकते, आदि इत्यादि। इस प्रकार से नाना प्रकार की भ्रांतियां रहती हैं। इनके निवारण के बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। देखिए, सैनिटाइजर में जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो 70% अल्कोहल होता हैगा। जी। और अल्कोहल यानी एंटीसेप्टिक रहता हैगा। जी। अब अल्कोहल का उपयोग क्यों किया जा रहा है, इसका वैज्ञानिक तथ्य है। अच्छा। हाँ, हम लोग स्प्रिट का उपयोग करते थे। आप शुरू से देख रहे हैं कि हम जब हाँ, अस्पतालों घाव में और में घाव और- में करते जी, थे जी, या जी। फिर आपका ऑपरेशन करते थे तो हम लोग स्प्रिट का ही उपयोग करते थे। जी। तो स्प्रिट का संशोधित रूप है अल्कोहल, जी। और उसका साइंटिफिक बेस हैगा कि उसको अगर 20 सेकंड तक इस्तेमाल कर लिया जाए तो वायरस समाप्त हो जाते हैं। जी, जी, जी। डॉक्टर साहब, चलते चलते जो सभी लोग जानना चाहते हैं, मेरी भी इच्छा है जानने की, हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं और आपके अनुभव का लाभ हम लेना चाहेंगे। कोविड-19 वैक्सीन का इंतजार सभी को है। आपको क्या लगता है कि कोविड-19 का वैक्सीन कब तक उपलब्ध हो सकेगा और ताकि सब लोग राहत महसूस कर सकें? प्रत्येक देश पूरी कोशिश, भरपूर कोशिश कर रहा है कि जितनी जल्दी से जल्दी वैक्सीन हमारे और आपके बीच में पहुंच जाए। मगर क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है और हमारा जो निर्माता है उनकी संख्या सीमित है, तो उसके देखते हुए नीतिगत फैसले हर शासन द्वारा बनाए जा रहे हैं। उसमें हाई रिस्क ग्रुप को सबसे पहले रखा जाएगा, फिर दूसरे आयु वर्ग को रखा जाएगा। और जैसा कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया हैगा कि 2021 वर्ष सुखद रहेगा जब वैक्सीन हमारे देश में और प्रदेश में पहुंचेगी। जी, जी। आपके साथ हम भी इंतजार करेंगे, शुभकामनाएं देंगे कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आए। मगर आप एसएमएस का उपयोग करना तब तक जारी रखें जी। जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता है। हमारे पास जो मूल मंत्र रहेगा बचाव का वो एसएमएस, सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, उसका प्रयोग अनवरत करते रहें, यही मेरी आप सबसे अपील है। जी। डॉक्टर संतोष शुक्ला जी, आप प्रादेशिक समाचार एकांश के इस चर्चा कार्यक्रम में आए। आपने श्रोताओं को बहुत उपयोगी जानकारी दी, क्योंकि जागरूकता से ही कोरोना से बचा जा सकता है। जी। ऐसा आपकी बातचीत से हमें पता लग रहा है। आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये था प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक समाचारों पर आधारित कार्यक्रम सुर्खियों में का पहला पड़ाव। अगले हफ्ते बुधवार को शाम 6 बजे हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।